नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान से संबंधित जो हमारी कक्षाएं चल रही थीं, उन्हीं कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के विषय में, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णन किया गया है। तो आइए आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में। दोस्तों, अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का बात करें तो इनका संविधान में उल्लेख है कहाँ पर, तो संविधान में इनका उल्लेख किया गया है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा है, उसका जो भी अवधारणा जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, तो वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। लेकिन आयरलैंड के संविधान में भी इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। आप ये बात याद रखिएगा। इसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी वर्गीकृत किया गया है। वो भाग कौन कौन से हैं, तो वो है आपका समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। इन 3 सिद्धांतों में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। अब हम बात करेंगे समाजवादी सिद्धांत की। दोस्तों, समाजवादी सिद्धांत में आपका आर्टिकल 38 आता है, 38 आता है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में समानता को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं संरचित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये कहाँ कहा गया है, तो ये अनुच्छेद 38 में कहा गया है। अनुच्छेद 38 को कहाँ पर रखा गया है, तो इसे समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद में अनुच्छेद 39 की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित रखने की दिशा में कार्य करेगा। वो नीतियां कौन कौन सी हैं, तो पहली नीति है आपकी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार। दूसरा है भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। तीसरा, इसका जो नीति है तीसरी, वो कौन सी है, तो साधनों के संकेंद्रण को रोकना। इसके बाद में है पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। पांचवी इसकी नीति कौन सी है, तो कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बालाश्रम में संरक्षण प्रदान करना। छठवीं नीति है बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर की समानता उपलब्ध कराना। अब अनुच्छेद 39 की बात करें दोस्तों, अभी जितने आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं ये सभी आर्टिकल जो आपके हैं वो आपके पहले वर्गीकृत में जो समाजवादी सिद्धांत है, इस सभी आर्टिकलों को समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत ही रखा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 का की अगर हम बात करें तो इसमें समान न्याय एवं गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित किया गया है। कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 41 में किया गया है। इसके बाद में अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। दोस्तों, पहले मेन होल होते थे, जिनको मेन होल बोलते, मेन होल नहीं होते थे, असल में उनको मैन होल होता है। मैन होल का मतलब होता था जो सीवेज होते वहां पर इंसान जाकर अंदर सफाई करते थे। इसी आर्टिकल के तहत अब उस प्रोसेस को खत्म कर दिया गया है। अब जितने भी जिनका नाम मैनहोल है उनको अब हटा दिया गया है और इंसानों की जगह वहाँ पर मशीनों से सफाई की जाती है। वो इसी आर्टिकल के तहत, क्योंकि वो वहाँ पर मानवोचित दशा नहीं थी। किसी इंसान को आप उस गटर में अंदर करके वो सफाई कर रहा है तो वो एक न्याय संगत बात नहीं थी, इसीलिए उन चीज़ों को हटा दिया गया। किसके तहत, आर्टिकल 42 के तहत, याद रखिएगा। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी उन्हें इतनी मजदूरी तो कम से कम मिल ही जाए कि उनका जीवन निर्वाह हो सके। शिष्ट जीवन
स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराना, ये आर्टिकल 43 में कहा गया है। आर्टिकल 43 के ए में कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, ये आपका अनुच्छेद 47 में कहा गया है। अभी हमने समाजवादी सिद्धांत को पढ़ा, अब हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के दूसरे वर्गीकरण यानी गांधीवादी सिद्धांत की तरफ चलते हैं। गांधीवादी सिद्धांत में आपका अनुच्छेद 40 आता है, जिसमें वर्णन किया गया है कि ग्राम पंचायत का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। गांधीवादी सिद्धांत के ही अंतर्गत आता है अनुच्छेद 43, जिसमें कहा गया है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। इसके बाद में गांधीवादी सिद्धांत का अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43 का बी। इसमें कहा गया है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। इसके बाद में गांधीवादी सिद्धांत का अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 46। इसमें कहा गया है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों के, विशेषकर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी से संबंधित हैं, उन कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगी। गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 47 को रखा गया है और उसमें कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। दोस्तों, जो बिहार में शराबबंदी की गई है, शराब बंदी जो की गई है वो इसी आर्टिकल के तहत की गई है, यानी अनुच्छेद 47 के तहत की गई है। गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 48 को भी रखा गया है और उसमें कहा गया है कि गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन करेगा कौन? राज्य। दोस्तों, अगला हमारा जो 3 वर्गीकरण में जो अगला सिद्धांत था वो है उदार बौद्धिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 44 को रखा गया है और कहा गया है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का वर्णन कहाँ है? तो अनुच्छेद 44 में है। इसे किस सिद्धांत में रखा गया है? तो इसे उदार बौद्धिक सिद्धांत में रखा गया है। ये कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। याद रखिएगा दोस्तों, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। इसके बाद में उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत ही अनुच्छेद 45 को जगह दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। दोस्तों, जो आर्टिकल 21A है जिसे मौलिक अधिकार में जगह दी गई है, उसका वर्णन भी सबसे पहले 45 में ही था, यानी अनुच्छेद 45 में ही था। यहीं से उसको उठाकर मौलिक अधिकार में कर दिया गया है। अनुच्छेद 48 को भी उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत ही रखा गया है। उसमें कहा गया है कि कृषि, पशुपालन और आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। अनुच्छेद 48A में वर्णित किया गया है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ये सभी उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 49 में वर्णन किया गया है कि राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थल की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करना, ठीक है, या न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने को प्रोत्साहन देना। इनका वर्णन कहाँ किया गया है? तो इनका वर्णन अनुच्छेद 51 में किया गया है। इसके बाद में नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। कहा गया है कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है, ठीक है। और मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 32 की हमने बात की थी कल की क्लास में, उसमें
मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने। तो याद रखिएगा। इसके बाद में अगले पॉइंट में कहा गया है कि निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। जैसे कि अभी हमने मौलिक अधिकारों में, कल की क्लास में जब हमने मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया था तो उसमें पढ़ा था कि मौलिक अधिकार जो है वो न्यायोचित प्रकृति के हैं। यानी आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय में अपने अधिकारों की सुरक्षा की गुहार लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये अधिकार नहीं दिया गया है। निदेशक तत्वों की जो प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है। क्यों के है? क्योंकि जो नीति निदेशक तत्व है ये राज्य के कल्याणकारी योजनाओं के लिए बनाया गया है। तो अब आप मान लो कि आपकी कोई संपत्ति है, अब इस समय तो संपत्ति का अधिकार है नहीं लेकिन इसीलिए हटा दिया गया। जैसे कि अगर कोई रोड बन रहा है, वहाँ पर आपका घर पड़ रहा है या कुछ वहाँ पर खेत हैं, कुछ ऐसी है, तो अब आप कह रहे हैं नहीं हम नहीं देंगे अपना। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी वजह से वो कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं वो बंद कर दी जाएगी। तो आप कितना भी कोर्ट जाए वहाँ आप राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उनके विषय में गुहार नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये न्यायोचित नहीं है। अर्थात उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा। यानी न्यायालय राज्य सरकार को ये निर्देश नहीं दे सकती है कि आप ये योजना बंद कर दीजिए, इससे अमुक व्यक्ति को नुकसान हो रहा है। ठीक है, सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाधित नहीं है, याद रखिएगा। इसके बाद में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1978 में पारित किया गया था, एक और निदेशक तत्व को जोड़ता है जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि वह आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों के में जो असमानताएं हैं उनको समाप्त कर दे। याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसके बाद में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया और प्राथमिक शिक्षा को 21 का के तहत मूल अधिकार बनाया गया। निर्देशक तत्व में राज्य में अपेक्षा की गई कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष तक की आयु के लिए जो निःशुल्क शिक्षा है वो उपलब्ध कराएगी। तो ये जोड़ा गया आपका कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। इसे मौलिक अधिकार में दर्जा दे दिया गया। इसके बाद में सहकारी समितियां या संबंधित एक नया 97वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वे सहकारी समितियों से स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दें। ग्रीनविल ऑस्टिन के अनुसार निदेशक तत्वों का सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को स्थापित कर उनको ग्रहण करने के समान है। ये भी आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की कोटेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। BN राव ने निर्देशक तत्व को राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षिक मूल्य वाला बताया है। इसके बाद में मिनर्वा मिल्स मामला जो कि 1980 में सामने आया था, उस मामले के तहत उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की थी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच एक संतुलन के रूप में है। ठीक है, ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। यानी मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व जो है उनका आपस में एक संबंध है, यानी वो एक सिक्के के दो पहलू है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास। आपको कैसी लगी कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।